नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए फिर से हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ और ये आपका जूनियर लेवल का प्रश्न पत्र है। ये 2019 का सेकंड पेपर है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि आप ये कहते होंगे कि मैम आप डेली हमें ये प्रैक्टिस सेट क्यों लगवाती हो और हमसे बोलती भी हो प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए। तो प्रैक्टिस सेट लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको प्रश्नों का लेवल पता चलता है, प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं और प्रश्नों को छाँटना भी आप सीख जाते हैं। साथ ही साथ सीटेट में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है पास करने में, वो होती है आपकी पेडागोजी और प्लस समय। ठीक है, अगर आपने सही समय पर यानी जितना समय आपको दिया होता है उतने समय में अगर आपने अपने पेपर को सॉल्व कर लिया तो फिर आपको सीटेट पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। और साथ ही साथ अगर आपने पेडागोजी पर अपनी पकड़ बना ली तो इसलिए मैं कहती हूँ आपसे कि आप प्रैक्टिस सेट लगाया करिए, क्योंकि इससे आप प्रैक्टिस सेट लगाने से आप पेपर को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना सीखते हैं। और साथ ही साथ पेडागोजी में आपको पूर्ण रूप से पेडागोजी पर आधारित ही प्रश्नों को हल करना सिखाती हूँ। तो इसलिए आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो चलो शुरुआत करते हैं। हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसा ही अधिकतर जानवरों, चिड़ियों, रेंगने वाले जंतुओं, कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी किया जाता है। अब देखो आप यहाँ से प्रश्न इसमें से कैसे छांटते हो, तो मैं आपको बता दूं कि अभी आप जैसे ही ये गद्यांश पढ़ते हो तो गद्यांश को पढ़ने के साथ साथ ही आपको जहाँ भी इम्पोर्टेंट चीज़ लगे, ऐसा आपको लगे कि यहाँ से हमारा प्रश्न बन सकता है, ठीक है, तो उसको आपको अंडरलाइन कर देना है। आपको इसको 2 बार या 4 बार नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास समय वैसे ही बहुत ज़्यादा कम होता है, तो समय को मतलब अपने को अच्छे से यूज़ करना सीखिए। तो अब है हमारा, हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये हमारा सिंपल सा है। ऐसा ही अधिकतर जानवरों, चिड़ियों, रेंगने वाले जंतुओं, कीड़ों मकोड़ों के द्वारा भी किया जाता है। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक नई चीज़ है कि ऐसा ही यानी जो सांस हम मनुष्य लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ऐसा ही जानवर, चिड़ियों, रेंगने वाले जंतु भी कीड़े मकोड़ों द्वारा भी किया जाता है। दूसरी ओर सभी प्रकार की वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। आपको थोड़ा इसको समझ के साथ पढ़ना है। यानी जो वनस्पतियां होती हैं, यानी सभी प्रकार की वनस्पतियां वो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ती हैं और मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे तब उसका अर्थ होगा कि पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर पर आएगा। लेकिन यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात वातावरण में बढ़ा दें तब प्रकृति के द्वारा लाखों सालों से बनाकर रखा गया संतुलन बदल जाएगा। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अगर वातावरण में इसका लेवल बढ़ जाएगा तो फिर जो सालों से संतुलन बना हुआ है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। वातावरण और वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार विनिमय करती रहती हैं। वातावरण से वह वनस्पतियों में जाती हैं। जब वनस्पतियां सड़ने लगती हैं तब उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाती है। अब देखो इस पॉइंट को आप मतलब अंडरलाइन कर सकते हो कि जब वनस्पतियां क्या करती हैं, सड़ने लगती हैं, तो अब उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड पुनः निकलकर, ठीक है, पुनः वातावरण में समा जाती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर। वनस्पतियां इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड बसंत और ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करती हैं। यानी ये जो वनस्पतियां हैं तो वो किन मौसमों में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं, तो आपका बसंत और ग्रीष्म ऋतु। और जब भी सर्दियों में नष्ट होने लगती हैं तब उसे छोड़ती हैं। यानी सर्दियों में ये वनस्पतियां जब नष्ट होती हैं तो क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती हैं। इस प्रकार वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में मौसम दर मौसम फर्क होता रहता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये प्रत्येक मौसम में इसमें क्या होता है, फर्क होता है। अब हम लेते हैं अपने प्रश्नों को। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है लेकिन आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। मैं आपको प्रश्नों को छांटना यानी प्रश्नों के उत्तर आप कैसे छांट सकते हैं ये बनाना सिखाऊंगी।
साथ ही साथ पूर्ण पेडागोजी के आपको प्रश्न निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट के साथ पूर्ण पेडागोजी के साथ कराऊंगी। और जिन्होंने भी मेरी पुरानी वीडियो देखी है उन्हें पता भी होगा कि मैं इसी तरीके से प्रश्न कराती हूँ। थोड़ा वीडियो मेरी लंबी ज़रूर हो जाती है। अगर आप मेरी एक भी वीडियो अच्छे से देखते हो तो आपका मतलब 30 में से 30 प्रश्न पूरे के पूरे आना मतलब बिल्कुल संभव है। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देख लें। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएगी, आपको कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने CDP पर और आपके हिंदी के प्रैक्टिस सेट, EVS बहुत सारे प्रैक्टिस सेट इन सब पर लगा रखे हैं। और साथ ही साथ NCERT बुक्स सॉल्यूशन पर भी मैंने बहुत सी वीडियो बना रखी हैं, तो आप उन्हें भी अवश्य देखें। तो चलो हम प्रश्नों को हल करते हैं। वनस्पतियां जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को डैश मिलती है। अब वातावरण को क्या मिलती है जब वनस्पतियां सड़ने लगती हैं। अब देखो ये जब वनस्पतियां सड़ने लगती हैं, इसको मैंने आपको अंडरलाइन भी करवाया था। देखो ये आपका अंडरलाइन है, मैं कलर बदल के आपको दिखा दूँ। ये देखो वनस्पतियां सड़ने लगती हैं, ये हमने क्या किया था, अंडरलाइन किया था। अगर इस तरीके से आप अंडरलाइन करते हो तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर जल्द से जल्द मिल जाते हैं और आपके समय की बचत होती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये आपका प्रश्न हो गया। तो वनस्पतियां जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को मिलती हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जैविक खाद। तो क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक सूर्य का प्रकाश मिलता रहे, कार्बन डाइऑक्साइड का मिलना बंद हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे, वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करती रहें। तो इन सब पर हमने पहले से क्या कर रखा है, अंडरलाइन कर रखी है। और सारे प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे, इनके सारे उत्तर, लेकिन हम बार बार नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। वातावरण का विग्रह और समास होगा। वात का आवरण द्वंद्व, ये आपका द्वंद्व नहीं होगा। द्वंद्व में दोनों जो भी हमारे ये होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। वात का ऐसा आवरण बहुब्री, ये आपका बहुब्री भी नहीं है। वातावरण रूपी कर्मधारा, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नंबर 2, वात का आवरण तत्पुरुष। श्वास और ऑक्सीजन शब्द हैं, तत्सम तद्भव। श्वास आपका तत्सम है और ये आपका ऑक्सीजन ये आगत शब्द है। आगत शब्द कहते हैं जो किसी दूसरी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में जिसको शामिल कर लिया जाता है, यानी वो आया हुआ है। ठीक है, और देश जो हमारी देसी भाषा से बोले जाते हैं। तो ऑक्सीजन हमारा क्या है, आगत है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तत्सम और आगत, नंबर 4। लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से है। आप इस तरीके से प्रश्नों पर भी अंडरलाइन कर सकते हो, यानी आपको प्रश्न में क्या पूछा है, लंबे समय तक व्याकरण की दृष्टि से क्या है। ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। संज्ञा नहीं होगी क्योंकि संज्ञा किसी व्यक्ति स्थान की मतलब नाम को हम संज्ञा कहते हैं, और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो अब राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं। गद्यांश का मुख्य विषय है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन, श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण, पौधों और प्राणियों का जीवन, बसंत और ग्रीष्म ऋतु में वनस्पतियां। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। अगला प्रश्न है हमारा, विनिमय का अर्थ है, विनिमय का अर्थ होता है लेना देना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, लेना देना। पुराने ज़माने में हम वस्तु विनिमय करते थे, यानी एक वस्तु के बदले हम दूसरी वस्तु लेते थे, ये हमारा विनिमय कहलाता था। लेकिन अब तो हम करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। हम सांस के साथ क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन लेते कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत आसान सा सवाल है, आप इसको कक्षा 1 से लेके और अभी तक आप इसको पढ़ते आए हो। तो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, इसका आप कमेंट में
आंसर अवश्य दें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव क्या है? मानव से भिन्न है, मानव के विपरीत है, मानव की तरह है, विचित्र प्रकार का है। तो ये अभी हमने गद्यांश में पढ़ा था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नंबर 3, मानव की तरह है। अगला प्रश्न देखते हैं और ये आपका 100 से 105 तक ये आपका काव्यांश है और इस काव्यांश को पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसको हम थोड़ा व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, यानी पथ पर वह आता है और दो टूक कलेजे के यानी उसका जो मन है वो भी व्याकुल हो जाता है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, यानी उसका जो पेट है और पीठ है वो क्या है? दोनों एक साथ मिले हुए हैं, यानी पेट उसका पीठ से चिपका हुआ है। यानी जो मोटे लोग होते हैं, जो मतलब अच्छे लोग होते हैं, उनका पेट क्या है? आगे निकल आता है। चल रहा लकुटिया टेक, लकुटिया कहते हैं लकड़ी या बेंत। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, यानी वो अपनी भूख मिटाने के लिए मुट्ठी भर दाने चाह रहा है। मुंह फटी झोली को फैलाता, यानी उसकी जो झोली है तो वो भी क्या है? कहीं जगह से फटी हुई है। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। तो ये हमने थोड़ा सा इसका अर्थ बताया है। अब हम प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, पेट पीठ दोनों मिलकर एक हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, कुछ भी भोजन न करना। अगला प्रश्न देखते हैं। कलेजे के दो टूक करना का आशय है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, मन को कष्ट पहुंचाना। अगला प्रश्न देखते हैं। भिखारी अपनी झोली को क्यों फैलाता है? तो भिखारी अपनी झोली को क्यों फैलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, अपनी गरीबी के बारे में बताना चाहता है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, झोली में कुछ छिपाना भी नहीं चाहता है, मुट्ठी भर अनाज दिखाना भी नहीं चाहता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नंबर 1, भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है। मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्रबिंदु है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 2, अनुनासिक। और हिंदी वर्णमाला से संबंधित मैंने सारी वीडियो बना रखी हैं, आप उन्हें अवश्य देखें। काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव है श्रृंगार है, हास्य है, वीरता है। तो ये तीनों आपके नहीं है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करुणा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। वह आता में वह सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है? गांधी जी, अतिथि, विकलांग, भिक्षुक। तो वह सर्वनाम किसका द्योतक है? तो ये इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, भिक्षुक। अब आपके हैं पूर्ण पेडागोजी पर आधारित प्रश्न, तो इन्हें थोड़ा आप समझ के साथ पढ़ें। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। अब आपको ये हमेशा याद रखना है कि आपका स्तर कौन सा है? उच्च है, यानी उच्च प्राथमिक है। और भाषा सीखने के उद्देश्य जो होते हैं वो प्राथमिक स्तर पर अलग होते हैं और उच्च प्राथमिक स्तर पर अलग होते हैं। अगर आप दोनों पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, अगर एक ही पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने दोनों पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको इस चीज़ को पर अपनी मतलब थोड़ा पकड़ बनानी है कि ये जो भाषा सीखने के जो आपके उद्देश्य हैं वो उच्च प्राथमिक पर अलग हो जाते हैं और प्राथमिक लेवल पर अलग हो जाते हैं। तो चलो इसकी शुरुआत करते हैं। प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंत्याक्षरी, मात्रा का आयोजन करना। जहाँ भी आपका मात्रा आ जाए तो ठीक है, वह आपका क्या हो जाता है? निगेटिव पॉइंट हो जाता है और निगेटिव पॉइंट आपका राइट आंसर कभी भी नहीं होता है। तो इस तरीके से आप इनको जब भी आप ऑप्शन देखें तो बस आपको थोड़ी सी इन्हीं चीज़ों पर, इन्हीं पॉइंटों पर ध्यान देना है।
जैसे हमने ये पहला प्रश्न लिया, प्रश्नोत्तरी, भाषण, ठीक है, प्रश्नोत्तरी भी ठीक है, भाषण भी है, अंत्याक्षरी भी है, लेकिन अब हमारा इसमें हमें मतलब गलत पॉइंट कौन सा मिल गया, मात्र मिल गया। दूसरा है हमारा भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना, ये हमें राइट आंसर लग रहा है, लेकिन अभी हमें अपने और ऑप्शन देखने हैं। दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना, अब दूसरों के अनुभवों को हमें नहीं जोड़ना है, निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना, जहाँ भी बात केवल की आ जाए, ठीक है, तो ये भी हमारा निगेटिव पॉइंट होता है और राइट आंसर हमारा ये भी नहीं होता है। तो फिर हमारा राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हमारा हो जाएगा नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का, यानी ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास और उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एकमात्र उद्देश्य है। अब एकमात्र उद्देश्य तो हमारा नहीं होगा, ठीक है, सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ये भी नहीं होगा। अब हो गया हमारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य, सर्वाधिक भी नहीं होगा, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यानी इतने सारे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से ये भी हमारा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सर्वाधिक भी नहीं है, कम भी नहीं है और एकमात्र उद्देश्य भी नहीं है। इस तरीके से आप प्रश्नों को छांटा करो, आपके जो भी प्रश्न हैं वो बिल्कुल सही जाएंगे। पढ़ने का अर्थ है वर्णमाला का ज्ञान, वाक्यों को पढ़ना, शब्दों को पढ़ना। सिर्फ शब्दों को पढ़ना ये भी हमारा पढ़ने का अर्थ नहीं है, सिर्फ वाक्यों को पढ़ना ये भी नहीं है, और वर्णमाला का ज्ञान भी हमारा पढ़ना नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बचा हमारा ऑप्शन 1, पढ़कर समझना। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं, यानी एक कविता है और उसमें शब्द दिया गया है अभी भी, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, प्रश्न डैश की ओर संकेत करता है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, व्याकरणिक ज्ञान नहीं है, व्याकरण की परिभाषा भी नहीं है और भाषा की संरचना भी नहीं है। तो ये हमारा किसका बोध कराता है, तो ये बोध कराता है भाषा की बारीकी की का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी इसमें जो भी हमारी ये सामग्री दी गई है, संसाधन सामग्री, ये सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें हमें ढूंढना क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढूंढना है, और हमारा स्तर है उच्च प्राथमिक। तो इसमें आपका है रेडियो नाटक, कविता पाठ, आयु अनुरूप साहित्य या समाचार पत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयु अनुरूप साहित्य। गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, ये विचार, ठीक है, यानी ये इन सारी कक्षाओं में भी क्या बच्चे भाषा सीखते हैं, तो ये निराधार है, आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः असत्य है, ये तीनों आपके गलत हैं। तो यानी हम दूसरी जो भी हमारी भाषाएं होती हैं, जो भी विषय होते हैं, तो उनमें भी हम क्या करते हैं, भाषा को सीखते हैं, और ये पूर्णतः सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे, यानी उच्च प्राथमिक स्तर है और पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर, तो भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके, सही है आपका, हिंदी तर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके, ये भी सही है, सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके, ये भी सही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब परीक्षाओं का आयोजन हो, परीक्षाओं के आयोजनों से हम भाषा नहीं सीख सकते हैं, सरल साहित्य का चयन हो, यहाँ से भी हम नहीं सीख सकते हैं, अनेक पाठ्य पुस्तकें हो, यहाँ से भी नहीं सीख सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा भाषा का समृद्ध परिवेश हो। अब इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर आप हिंदी भाषा बोलते हो और आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो, तो आप विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन आपका कराया जाए इंग्लिश सीखने के लिए,
तो क्या आप इंग्लिश सीख पाओगे, भाषा सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे। आप कितना भी सरल साहित्य इंग्लिश का पढ़ लो फिर भी नहीं सीख पाओगे। अनेक पाठ्य पुस्तकें आपके पास हों फिर भी नहीं सीख पाओगे। लेकिन अगर आपका परिवेश है जहाँ इंग्लिश बोली जाती है तो आप अवश्य से सीख जाओगे। तो भाषा का समृद्ध परिवेश भाषा सीखने में सबसे बेहतर तरीका होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आप भाषा के आकलन में सबसे क्या करेंगे? लिखित परीक्षा, साक्षात्कार सूची, जांच सूची या अवलोकन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन, यानी अवलोकन करना चाहिए हमें आकलन में। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप डैश दक्षता प्राप्त करना। यानी द्वितीय भाषा हम किस लिए सीखते हैं? जो हमारी प्राकृतिक भाषा है तो उसमें उसके ज्ञान को क्या करना है? उच्च, सर्वोच्च, औसत या बुनियादी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बुनियादी। अगला प्रश्न देखते हैं हम, भाषा के विभिन्न कौशलों को डैश रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। यानी हमारे भाषा के जो कौशल होते हैं और भाषा के कौन कौन से कौशल हैं आप कमेंट करके अवश्य बताएं। तो किसकी अनुशंसा की जाती है? क्रमिक, उच्च या निम्न। तो ये है आपका राइट आंसर एकीकृत, यानी एकीकृत करके आपको भाषा के कौशलों को सीखना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? तो व्याकरण शिक्षण में आपको कौन सी विधि सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है? सूत्र विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, निगमन विधि या आगमन विधि। तो सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है आपकी आगमन विधि, यानी उदाहरणों से और नियमों की तरफ। आगमन विधि आपकी कौन सी होती है? उदाहरणों से नियमों की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार डैश से जुड़ा है। अब स्तर है आपका उच्च प्राथमिक और आपका पाठ्यपुस्तक में पाठ है रक्त और हमारा शरीर। तो विषयों की विभिन्न भाषाओं, संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा, हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों और विज्ञान संबंधी शब्दावली। तो अब भाषा में आपका इसका पाठ लिया गया है तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा फार्मूला भारत की डैश की चुनौतियों और डैश को संबोधित करने का एक प्रयास है। संस्कृति या समाधानों, समस्याओं, अवसरों, भाषा स्थिति या संस्कृति, भाषा स्थिति या अवसरों। तो त्रिभाषा फार्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं और ये आज का आपका लास्ट प्रश्न है। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर अवश्य कर दें और लाइक कमेंट करना बिल्कुल न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप चैनल पर बने रहें। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार, यानी लिखने की क्षमता का विकास करना है तो ये बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यानी लिखने की क्षमता के साथ साथ बच्चे में बोलने, सुनने और पढ़ने की भी क्षमता विकसित होनी चाहिए। ये विचार पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है या पूर्णतः निराधार है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा पूर्णतः सत्य है। यानी ये सारे कौशल हमें क्या है बच्चे को सिखाने हैं, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना और ये भाषा के कौशल होते हैं। ठीक है, अभी आपका पहले प्रश्न आया था कि भाषा के कौन कौन से कौशल होते हैं, तो इस प्रश्न में आपके ये सारे भाषा के कौशल दिए गए हैं। यानी हमें बच्चे को इन सारे भाषा के कौशलों को सिखाना होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। अगली वीडियो शायद आपको CDP की मिल जाए, तो चैनल पर बने रहें।